नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का विषय एशरमैन सिंड्रोम है। बहुत पेशेंट को एशरमैन सिंड्रोम के बारे में बताया जाता है और वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। अब एशरमैन सिंड्रोम क्या है, कैसे बन जाता है, इसका क्या इलाज है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर जो तहें हैं वह दो टाइप की होती हैं। एक नीचे की तह होती है जो जननी भी होती है, बेसल लेयर, यानी कि जो जननी भी होती है, जो ऊपर की तह जो है वो खुद बना सकती है। जैसे ही हार्मोन आएगा नीचे की तह ऊपर की तह बना सकती है। और ऊपर की तह जो है वह शेड हो जाती है। जैसे ही लेडी को पीरियड्स आते हैं ऊपर की तह बाहर, फिर उसके बाद नीचे वाली तह से, जननी लेयर से एक और लेयर बन जाती है। तो बच्चेदानी का सिस्टम ऐसे चलता है। अब जो ऊपर की तह है वह अगर किसी सफाई से या किसी भी ऑपरेशन से निकाल दी जाए तो नीचे की तह पे अगर कोई डैमेज ना हो तो नीचे की तह अगर ठीक रहे तो सब ठीक चलता रहता है, नॉर्मल पीरियड्स आते रहते हैं। अब अगर मान लो किसी पेशेंट की सफाई होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर सफाई कर दी जाए तो कई बार नीचे की तह डैमेज हो जाती है। एक तो वो जननी होती है तो ऊपर की तह बना नहीं पाती, दूसरा जो दोनों साइड की जननी लेयर्स होती हैं वह आपस में जगह जगह पे चिपक जाती हैं, जिसको हम एडिशंस कहते हैं। तो एशरमैन सिंड्रोम ज़्यादातर बच्चेदानी के अंदर की लेयर्स के चिपकने को कहते हैं, या जिसमें एडिशंस बन जाती हैं। बच्चेदानी की लेयर्स अलग अलग जगह में आपस में चिपक जाती हैं और पीरियड्स जो हैं वह प्रॉपर नहीं आते। और ज़्यादातर ये जो एशरमैन सिंड्रोम है ये उन पेशेंट्स में होता है जिनमें पहले कभी बहुत ज़्यादा सफाई की गई हो, मीन्स जो डीएनसी या सफाई की गई हो, उसके बाद ऐसा हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में एशरमैन सिंड्रोम जो है वह किसी बीमारी जैसे कि टीबी वगैरह से भी बन सकता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक बच्चेदानी की टीबी रहे और उसका कोई इलाज ना किया जाए तो बेसल लेयर डैमेज हो जाती है, वह चिपक भी सकती है आपस में और वह जो है वो अपना काम करना भी बंद कर सकती है, जिससे पेशेंट के बच्चेदानी में से ब्लड बहुत ज़्यादा नहीं निकलता। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं एशरमैन सिंड्रोम के, इनका सबसे पहला जो सिम्टम रहता है, पेशेंट आके डॉक्टर को बताता है कि मुझे या तो जब से मेरी सफाई हुई है मुझे पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, या फिर पेशेंट कहते हैं कि मुझे जब से सफाई हुई है उसके बाद मुझे पीरियड्स बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। अब इनके सर्जिकल या मेडिकल कॉजेज़ हो सकते हैं। सर्जिकल यानी कि किसी तरह से सफाई की गई हो उसके बाद, और मेडिकल यानी कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें बच्चेदानी की बेसल लेयर डैमेज हो गई और आपस में चिपक गई, उसमें जो है एशरमैन सिंड्रोम बन सकता है। अब एशरमैन सिंड्रोम जो है वो कम भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सिवियर भी हो सकता है। अगर बच्चेदानी का जो अंदर 1/3 हिस्सा जुड़ गया है और 2/3 खुला है तो हम इसको माइल्ड कैटेगरी में डालते हैं। अगर 2/3 जो है वह हिस्सा जो है वह चिपका हुआ है और 1/3 खुला है तो इसको मॉडरेट बोलते हैं। और कुछ सिवियर होते हैं जिसमें बच्चेदानी में कोई स्पेस ही नहीं रहती और सब आपस में चिपका होता है। एशरमैन सिंड्रोम का जो डायग्नोसिस है वह अल्ट्रासाउंड पे भी थोड़े हद तक बन जाता है, क्योंकि हमें बच्चेदानी की लाइनिंग नॉर्मली ट्रिपल लाइन दिखती है और हमें कैविटी आदि से अंत तक पूरी नज़र आती है। अब ये जो बच्चेदानी के अंदर की कैविटी अगर पूरी की पूरी नज़र नहीं आ रही और अलग अलग जगह पे हेजी सी नज़र आ रही है या इधर उधर जाती हुई नज़र आ रही है, स्ट्रेट लाइन में नहीं नज़र आ रही, तो हमें शक हो जाता है कि ये एशरमैन सिंड्रोम। मगर इसका पक्का डायग्नोसिस बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालकर ही बनता है। वह ही इसका जानने का जो देखने का एक ज़रिया है और वह ही इसको करेक्ट करने का भी ज़रिया है। तो हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि बच्चेदानी के अंदर जब हम दूरबीन डालते हैं तो उससे हम चेक कर लेते हैं कि अंदर कहीं अडीजन्स तो नहीं। अडीजन्स यानी बच्चेदानी के अंदर का हिस्सा आपस में चिपका हुआ रहना। तो एडिशंस जो हैं वह ब्रेक की जाती हैं कई बारी पानी के बहाव से। जो हम दूरबीन डालते हैं तो बच्चेदानी को पानी से फुलाते हैं, तो पानी का एक बहाव होता है जिससे हम अपना रास्ता ढूंढते जाते हैं
और जहाँ जहाँ हमें लगता है हम उसको कट करते जाते हैं। तो जब समाप्त हो जाता है तो हमें ऊपर जहाँ बच्चेदानी के अंदर ट्यूबें जुड़ी हुई हैं वह एक हिस्सा नज़र आने लगता है, तो हमें पता लगता है कि हम बच्चेदानी के टॉप पर पहुँच गए और हम जो काटने का सिलसिला है वह बंद कर देते हैं। तो कई बारी पूरी की पूरी बच्चेदानी धीरे धीरे इत्मीनान से करते करते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक हम क्लियर कर लेते हैं। कई बारी हमें अलग अलग टाइप के रास्ते दिखते हैं और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बनता, और जो एडिशन्स हैं वो फ्लिम्जी नहीं होती, यानी पानी के बहाव से हटने वाली एडिशन्स नहीं होती, वह स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इतनी ज़्यादा कटिंग करने में भी डर लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना होने लगे। तो ये जो एक्सपर्ट सर्जन्स हैं वही जज कर सकते हैं और वो करते समय बता देते हैं कि ये जो हैं स्ट्रॉन्ग एडिशन्स हैं और ये नहीं क्लियर होंगी और ये जो है ये करने का कोई लाभ नहीं है और पेशेंट को कोई और टेक्निक बताई जाए। पुराने टाइम में जो है लोग इसके अंदर कॉपर्टी रख देते थे ताकि दोनों जो हैं हिस्से जो हैं वो आपस में जुड़े ना। अब हम इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। कुछ पेशेंट्स तो फॉलोअप के लिए आना नहीं चाहते या आ नहीं पाते क्योंकि वो बहुत दूर के एरियाज़ में रहते हैं। उन पेशेंट्स को तो हम भी कॉपर्टी डालना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट बार बार फॉलोअप के लिए नहीं आता तो वो जुड़ सकता है। जुड़ता उसी टाइम है जब कच्चा होता है, एकदम ही ज़रूरत होती है। मगर जो कुछ पेशेंट्स हैं उसमें हम दवाइयों से भी बच्चेदानी का जो हिस्सा है, अगर हम उनको ऐसे हार्मोन दें जिससे जो बच्चेदानी के अंदर की तह है वह हील होनी शुरू हो जाए तो वो आपस में चिपकती नहीं है। तो ऐसी हीलिंग करने के लिए कुछ पेशेंट्स को हम हार्मोन्स डालते हैं, कॉपर्टी रखना प्रेफर नहीं करते। अब ये जो सर्जरी है ये खाली पेट होती है, बेहोश करके होती है, इसमें कोई दर्द नहीं होती और ये चेक भी कर देती है कितनी प्रॉब्लम है, उसकी सिवेरिटी कितनी है और उसको ठीक भी कर देती है। जो तो ठीक हो गए उनको अगर 2-3 महीने बाद वो कई बार खुद से भी प्रेग्नेंट होकर वापस आ जाते हैं और उनको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उनकी ट्यूबें नॉर्मल होती हैं। और कुछ पेशेंट जो हैं उनको हम फॉलोअप में बार बार देखते रहते हैं कि बच्चेदानी की जो तह है उसकी लाइनिंग सीधी हो गई कि नहीं, उसकी थिकनेस ठीक बन रही है। क्लिनिकली भी पेशेंट को पता चलता है क्योंकि उसको पीरियड का वॉल्यूम ठीक आने लग जाता है, उसको पता लग जाता है कि मैं अब तंदुरुस्त हो गया हूँ और पीरियड्स नॉर्मल आ जाते हैं और पीरियड्स जो हैं वो एक तरह से उनका वॉल्यूम ठीक हो जाता है, जिससे पता लग जाता है कि ये ठीक हो गए। अब एक जो सिवियर कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिसमें ये ठीक हो ही नहीं सकता और हो नहीं पाया, ऐसे पेशेंट्स को सरोगेसी की सलाह दी जाती है। अब एशरमैन सिंड्रोम जो है वह उसमें सबसे ज़्यादा जो हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं वह ये है कि एशरमैन सिंड्रोम का बेस्ट जो मेथड है एशरमैन सिंड्रोम से बचने का वह है प्रिकॉशन और प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है कि जब भी कुछ लोग क्या करते हैं वह सफाई जो है वो जैसे अगर मान लीजिए 6 हफ्ते पे 7 हफ्ते पे बच्चेदानी के अंदर बेबी है और उसकी धड़कन नहीं आई है तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप दवाओं से इसको अबॉर्ट करो, आप सफाई मत कराओ अभी। तो लोग छोटे छोटे पीस लेकर अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं और फिर डॉक्टर को परेशानी करते हैं और दवाओं से जो है ठीक करने की पेशेंस नहीं रखते। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि सफाई की ना जाए, दवाओं से ही जो है मिसकैरेज को ट्रीट किया जाए। अगर किसी कारणवश सफाई की भी जाती है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होनी चाहिए, एक्सपर्ट के हाथों में होनी चाहिए, ताकि वह जो है बच्चेदानी के अंदर का जो मांस है वो उसको जो है ख़राब ना करे और एशरमैन सिंड्रोम बनने का डर ना रहे। जो हम क्वैक से सफाइयाँ करवाते हैं उसमें ये होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। बच्चेदानी जो है वह अंदर से डैमेज हो जाती है और फिर ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, ये कभी ठीक नहीं होगी। अगर फर्टिलिटी में देखा जाए ओवरी में प्रॉब्लम है, एग बाहर से भी लिया जा सकता है, मगर अगर बच्चेदानी में प्रॉब्लम है तो बच्चेदानी तो हम बदल नहीं सकते और बच्चेदानी जो बदलना या ट्रांसप्लांट करवाना ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है आज की डेट में। और इसका बेस्ट मेथड है कि इसको प्रिवेंट किया जाए, सफाई अच्छी जगह से कराई जाए जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से ऑटोक्लेव होते हैं और सफाई एक्सपर्ट के हाथों में ही की जाए। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इस विषय में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और एक डॉक्टरी सलाह लेने के लिए एक नज़दीकी जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास विज़िट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।